हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ स्ट्रेस एकेडमी। माई सेल्फ अनूप वर्मा। और यहाँ पर हम लोग रियल एनालिसिस का डिस्कशन स्टार्ट किया था, तो उसी लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज जैसा कि लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक सेट थ्योरी की कुछ डिफिनीशंस को पढ़ा था, उसी डिफिनीशंस को कुछ कंटिन्यू करते हैं। फिर हम कुछ प्रूफ्स लिखेंगे जो सिंपल से प्रूफ्स हैं आपके सेट थ्योरी के। ओके, तो आइए जरा एक ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। सेट जो थ्योरी है उसमें हम ऑपरेशंस की बात करते हैं। जैसे हम नंबर्स में प्लस की बात करते हैं, माइनस की बात करते हैं, और हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, उसी तरीके से हम सेट थ्योरी में यूनियन की बात करते हैं और इंटरसेक्शन की बात करते हैं, है ना। और कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, डिफरेंसेस की बात करते हैं। ठीक है, तो हम कुछ ऑपरेशंस की अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं ऑपरेशंस, है ना, इन ए सेट। ठीक है, तो हम सबसे पहला जो है लिखते हैं, दैट इज डिफाइन करते हैं क्या, यूनियन। यूनियन तुम्हारे पास क्या है, दैट इज डिफाइन यूनियन। तो यूनियन क्या होता है कि अगर दो सेट्स को हम एक साथ में रखें, तो नाम से ही पता चल रहा है हम यूनियन कर रहे हैं, हम सेट्स को आपस में मिला रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि दो सेट के सारे मेंबर्स को हम कलेक्ट कर दें एक जगह और एक नया प्रॉपर्टी बिल्ड कर दें, तो एक नए प्रकार का सेट बन जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनियन। तो यू कैन जस्ट से हियर द यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी को डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय A union B, denoted by, and is defined as the set। ऐसे डिफाइंड होता है, वो सारे मेंबर्स आएंगे एक्स सच दैट एक्स फ्रॉम ए और एक्स, मतलब कहने मतलब है यूनियन में वो सारे मेंबर्स होते हैं जो कि ए के अंदर है और बी के अंदर है ना। उनका एक कलेक्शन जो होता है, पूरा टोटल कलेक्शन वो क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है। ठीक है, तो यूनियन के लिए क्या लगता है, और वो मेंबर या तो ए के अंदर है या फिर बी के अंदर। क्या हो सकता है, वो तो दोनों के अंदर ही कॉमन होगा तभी वो रखा जाएगा। तो यू कैन जस्ट से हियर इट मीन्स the set means the set of points, which belongs to the set one of the set A and A और B में से किसी एक सेट में जरूर वो एलिमेंट बिलोंग करेगा। वो सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन यूनियन कहलाता है। ठीक है, यू कैन से which belongs to A और A और टू B और टू फोर, है ना। तो क्लियर हो गया कि यूनियन क्या होता है, दो सेट्स का कैसे डिफाइंड होता है। You can just say A union B. Now you can write like this: is just equal to X such that X is belonging to A or X is belonging. Okay, so this is the union. अब हम इंटरसेक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। लेट अस डिफाइन द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन से पता चलता है देयर समथिंग कॉमन, है ना। कॉमन थिंग्स के बारे में बात चल रही है, तो इंटरसेक्शन हमारे पास, तो द इंटरसेक्शन
the intersection of two sets A and B denoted by A intersection B है ना, ऐसे डिनोट करेंगे सिंबोलिज्म से, and is defined as the set X such that X is from A and B। एंड लग गया, इसका मतलब है कि दोनों में वो होगा मेंबर, तभी पार्ट होगा किसका, इंटरसेक्शन का, है ना, अदरवाइज नहीं होगा। यू कैन जस्ट से हियर इट मींस दैट the set of points which belongs to both A and B, आप इस तरीके से चीजों को लिख सकते हैं कि इंटरसेक्शन में वो मेंबर्स होंगे जो दोनों सेट्स के अंदर हैं, या कह सकते हो कॉमन मेंबर्स है ना। Okay, so you can say here that is your A intersection B equals to X such that X from A and X is from, ओके। तो दोनों से हमारे पास इंटरसेक्शन के लिए एक और डेफिनेशन चलती है डिसजॉइंट की, कि दो सेट्स हमारे पास डिसजॉइंट कब कहलाएंगे, अगर उनके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है। कोई एलिमेंट का तो मतलब ये है कि दो सेट्स हमारे पास डिफरेंटली एलिमेंट्स रख रहे हैं, उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो अगर हम इसको लिख दे थोड़ा सा, यू कैन जस्ट से हियर इफ A intersection B is empty set, and empty मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, तो इट मीन्स दैट देयर इज नो एलिमेंट, there is no common element, in A and B, ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है ना। तो ये हमारे पास जो इस तरीके के सेट्स होते हैं इनको हम डिसजॉइंट बोलते हैं। यू कैन से हियर इन दिस केस the set A and B are set to be disjoint। तो याद रखिएगा कि अगर इंटरसेक्शन में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो इसी पे एक और डेफिनेशन निकल के आती है, पेयर वाइज डिसजॉइंट। मान लो कुछ सेट्स का कलेक्शन है और उन सेट का कलेक्शन है और उनके बीच में हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, और सभी इंटरसेक्शंस क्या है, इम्पटी है, या कह सकते हो कि डिसजॉइंट्स हैं, मतलब दोनों पेयर में सिस्टम, पेयर में जो है हमारे पास जो सेट्स हैं वो डिसजॉइंट है, तो उनको हम पेयर वाइज डिसजॉइंट कहते हैं। तो उसको भी डिफाइन कर लेते हैं कि पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी रियल एनालिसिस में, हमें बहुत काम आता है इसका, ये डेफिनेशन का, तो इसे भी हम डिफाइन कर लेते हैं। लेट अस डिफाइन इट। क्या डेफिनेशन हमें लिखनी है, पेयर वाइज disjoint sets
बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हम देखेंगे कि हमको इस डिफिनीशन का यूज करेंगे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि पेयर वाइज डिसजॉइंट का मीनिंग क्या होता है। अब फैमिली ऑफ सेट्स है, जैसे हम इसको एन से डिनोट किया, एन का मतलब एन 1 2 3 कुछ भी, मतलब कोई एक इंडेक्स से बिलोंग करता है ए, तो बहुत सारे हमारे पास कलेक्शन है सेट्स का। तो अ फैमिली ए एन ऑफ सेट्स is said to be pairwise disjoint if AT intersection AS, मतलब दो हमने कोई भी आर्बिट्रेरी सेट्स उठा लिए और उनका हमने इंटरसेक्शन लिया और वी गेट एम्प्टी सेट फॉर ऑल टी एंड एस इज बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। एक चीज समझिएगा, यहाँ पर जो इंडेक्स सेट, यहाँ पर हम डेल्टा लिखे, दिस इज इंडेक्स सेट, ये कुछ भी हो सकता है, नंबर्स हो सकता है या फिर डायरेक्टली आपका कुछ इंडेक्स सेट कोई इंटरवल भी हो सकता है। तो आप इसीलिए इंडेक्स सेट लिखा जाता है ना, कि हम कोई नंबर ना देके हम ये देख रहे हैं कि कोई इंटरवल भी हो सकता है, उसमें बहुत सारे हमारे पास नंबर होते हैं, आगे हम सीखेंगे इसके बारे में। तो कोई भी हम आर्बिट्रेरी टीएनएस ले लिया या कह सकते हैं कोई भी आर्बिट्रेरी टू सेट्स हम उठा लिए उस कलेक्शन से, और उनका हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं और इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऐसे जो कलेक्शन होगा उसको हम कहेंगे दिस इज अ पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट। ये जो कलेक्शन है या जो सेट्स का कलेक्शन है ये हमारे पास डिसजॉइंट्स है, या कैसे पेयर वाइज डिसजॉइंट का मतलब कोई भी हम दो उठा ले उसमें से, तो हमारे पास, ठीक है। एक, एक चीज तो पता ही होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर हम सेम सेट्स ले लेंगे तो उनका इंटरसेक्शन तो सेम ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये टी और एस अलग अलग होनी चाहिए, यू कैन जस्ट से हियर इज नॉट इक्वल, है ना, पेयर वाइज तभी कहेंगे। अगर हम यहाँ पर जनरल वे में कोई चीज लिख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि टी वो चीज मेंशन करना है जिसके लिए एप्लीकेबल। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे लिख देते फॉर ऑल दिस, तो ऑल में अगर हम एस और टी को इक्वल ले लिया तो वो भी केस आ रहा है, उस केस में इम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि वो जो सेट होगा उस सेट का ही वैल्यू आ जाएगा इंटरसेक्शन के अंदर। भाई अगर दो सेट सेम सेट हम कहें कि अगर ए इंटरसेक्शन ए कहें तो ये ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट्स कॉमन मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में वो इम्प्टी नहीं रह जाएगा अगर ए इम्प्टी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या लिखना होगा, सच दैट टी इज नॉट इक्वल टू एस, तब जो हम इंटरसेक्ट से ले रहे हैं वो इक्वल नहीं होने के, मतलब अलग अलग डिफरेंट सेट्स लेना है, ओके। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई, इंटरसेक्शन की हो गई, यूनियन की हो गई, और ये ऑपरेशन आप समझ गए कि कैसे होता है। यूनियन के अंदर हमारे पास सारे एलिमेंट्स रखे जाते हैं और इंटरसेक्शन के अंदर केवल कॉमन एलिमेंट्स रखे जाते हैं। उसके बाद हमने डिस्जॉइंट की भी बात कर ली। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ। कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें यूनिवर्सल सेट की बात करना जरूरी होता है। तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी सबसेट की, कि एक सेट किसी दूसरे का हमारे पास सबसेट कहलाता है जब अगर हमने कहा कि दिस इज ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो इसका मतलब है ए के सारे मेंबर्स बी के अंदर मौजूद हैं, तो भी हम उसको सबसेट कहते हैं, या कह सकते हो कि ए के जो मेंबर्स हैं वो बी के मेंबर्स में से ही कुछ है, कुछ लेकर बनाया गया है, तो उसे सबसेट कहते हैं, हमें पता है। तो अगर हमने कुछ यहाँ पर सेट्स लिख दिए, मान लो लिखा ए बी सी डी ई, मतलब हमने ए बी सी डी कुछ सेट्स लिख दिए, एक हमने और सेट लिखा यू, और हम एक चीज देख पा रहे हैं कि जो ए बी सी डी और ई है, ये सारे के सारे जो सेट्स हैं वो यू के सबसेट्स। यहाँ पर एक चीज का इम्प्लाई हो रही है कि ए इज द सबसेट ऑफ u, and this b is a subset of u, and this c is also a subset of u, and this d is also a subset of u, and e is also a subset of, मतलब ये चीज हमें देखने को मिलती। तो ये जो u है इसको एज ए यूनिवर्सल सेट हम कह देंगे, क्यों, क्योंकि और सारे जो हमारे पास सेट वहां पर मौजूद हैं वो सारे के सारे उसके क्या है, सबसेट।
जैसे कि हम नंबर सिस्टम में जब हम आते हैं तो नंबर सिस्टम में अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट बोले तो वो हमारे पास सुपर सेट तो कहलाता ही साथ में, उसको हम यूनिवर्सल सेट भी कह सकते हैं। अगर हम रियल नंबर सिस्टम में हम कंसाइज करें अपने आप को, केवल हम रियल नंबर्स की हम बात करें, तो जो रियल नंबर सिस्टम का सेट होता है वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, क्योंकि उसके अंदर से हम सारे और सेट्स निकाल रहे हैं, सारे सबसे, जैसे नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट है ना, रेशनल नंबर का सेट, इरेशनल नंबर का सेट, इवन नंबर्स का सेट है ना, ऑड नंबर्स का सेट है ना, इस तरीके के टू के मल्टीपल्स का सेट, थ्री के मल्टीपल्स का सेट। तो ये सारे सारे जो सेट्स है वो कहाँ से निकल रहे, रियल नंबर से निकल रहे, सारी रियल नंबर की होती है। तो रियल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट। तो जब हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर रियल नंबर को हम इसलिए यूज करते हैं, हम रियल एनालिसिस पढ़ने वाले हैं, तो रियल नंबर हमें पता है होना ही चाहिए। और यूनिवर्सल सेट जो हम लेंगे आगे लेटर, जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में रियल नंबर का सेट होगा ही, ठीक है, कलेक्शन ही होगा, मतलब रियल सेट होगा। तो कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए यूनिवर्सल सेट का समझना बहुत जरूरी है। तो यूनिवर्सल सेट ही हो गया। तो अगर हमारे पास एक सेट है और वी नो द यूनिवर्सल सेट, एक यूनिवर्सल सेट है जो जहाँ से उसको हम लिए गए हैं या उसका वो सबसेट है, तो उस केस में हम कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं कि कैसे डिफाइन करते हैं, तो लिख लेते हैं डेफिनेशन। ओके, so let's write here complement complement of a, okay, complement of a set. The complement of a set A, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इज डिनोटेड बाय, ऐसे लिखते ए सी, ऐसे लिख देते हैं, या फिर डैश लगा देते हैं, ए डैश, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं किसको, कॉम्प्लीमेंट को। अच्छा, तो कैसे डिफाइंड होता है, अ सेट, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द यूनिवर्सल सेट, अभी हमने बात किया था, इन द यूनिवर्सल सेट, सेट यू which do not which do not belong which do not belong to A, ठीक है। हमारे पास यूनिवर्सल सेट मौजूद है, हमने एक सेट लिया ए, अब हमें यूनिवर्सल सेट के उन एलिमेंट्स को देखना है जो ए के अंदर मौजूद था, ठीक है, तो उनका जो कलेक्शन होगा वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, किसका, ए का, ठीक है। तो यू कैन जस्ट से हियर, सिंबल कैसे मिलते, सिंबल्स में डिनोट कर लेते हैं, इट कैन बी रिटन एज a complement is just equal to u minus a, okay, and that is equals to x such that x element is the universal set, u का वो मेंबर है, बट वो मेंबर ए का नहीं है, वो ए से नहीं बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई मेंबर कॉम्प्लीमेंट के अंदर है तो उस सेट के अंदर नहीं होगा, और सेट के अंदर है तो उस कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं होगा। तो यू कैन जस्ट से फॉर एनी x belongs to a dash implies and implies by x
does not belongs to the set। ठीक है, अगर कोई मेंबर कॉम्प्लीमेंट के अंदर है तो उस सेट के अंदर नहीं होगा, सेट के अंदर नहीं है तो डेफिनेटली उस कॉम्प्लीमेंट के अंदर। ओके, तो इस तरीके से अगर हम एक एग्जाम्पल्स से भी इसको समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं। जैसे कि हमने ले लिया यू, यू हमने लिख लिया 0 1 2, हमने सारी डिजिट्स ले ली अप टू 9। ठीक, और हमने लिखा एक एक हमने लिख लिया सेट ए, और हमने मान लो यहाँ पर हमने इवन नंबर्स लिख लिए, 2 लिख दिया, इवन नंबर्स में 0 दिया, 0 2 4 6 8, है ना, ये हमने लिख लिया। तो अगर हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ए डैश लिखना है, तो क्या हो जाएगा भाई, हमें 0 2 4 6 8 हमें नहीं लिखना है, और हमें यू के मेंबर्स लिखने हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 एंड 9। तो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट, है ना, ऑफ द सेट ए। ओके, और हम देख रहे हैं कि ए के अंदर जो मेंबर्स है वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, जो कॉम्प्लीमेंट में है वो ए में नहीं है। तो वो भी हम कह सकते हैं कि अगर कोई मेंबर सेट में है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं है ना। ये चीजें हमें समझना है। ओके, एक चीज और डिफाइन करते हैं, दैट इज योर डिफरेंस ऑफ अ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स, difference of sets, the difference, the difference a माइनस बी, तो ऐसे डिनोट करेंगे, या ए माइनस बी हम पढ़ते हैं, ये डिफरेंस भी पढ़ते हैं, बिटवीन टू सेट्स a and b is the set of points in a which do not belong to, which do not belong to, do not belong to b। हाँ, ए माइनस बी हम लिख रहे हैं, ये डिफरेंस बी लिख रहे हैं, तो वो सिंबल सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन, या ऐसे डिनोट किया जाता है। तो उसमें ए के वे मेंबर्स लेंगे जो बी में नहीं, और केवल हम ए के मेंबर्स की बात कर रहे हैं, बी के मेंबर्स को हमें रखना भी नहीं है उस सेट के अंदर। क्या लिखा है, टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए के पॉइंट्स लेने हैं, विच डू नॉट बिलोंग इन बी, जो बी के अंदर नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं, यू कैन से आल्सो लाइक दिस, कि जो ए बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू, वो बी में नहीं होना चाहिए और ए का मेंबर होना चाहिए, ए में बिलोंग करे बट बी में वो ना करे, है ना। इसका दूसरा भी हम लिखते हैं तरीका, कि ए माइनस बी इज जस्ट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब हमारे पास ए के अंदर मेंबर्स हैं और हमको देखना है कि वो बी के अंदर नहीं, ठीक है, तो हम ये देख ले कि कॉम्प्लीमेंट में कौन से मेंबर है, उनका हम ले ले इंटरसेक्शन, तो वो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो इसको, ये हमारे पास डिफरेंस होता है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल लिख लेते हैं। हमने हमने ले लिया, दिस इज 1 2 3 4, है ना, और बी हमने ले लिया, दैट इज कुछ 2 4 5 6 7 कुछ ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम ए माइनस बी निकालते हैं, तो ए के वे मेंबर जो बी में नहीं है, ठीक है, तो ए के मेंबर कौन सा, 1 जो है हमारे पास नहीं है बी के अंदर, 2 नहीं है, और 3 नहीं है। अगर हमारे पास इसका कोई यूनिवर्सल सेट रहा होता तो उसमें 4 5 6 7 के अलावा सारे नंबर्स होते, ठीक है, तो उसका अगर हम इंटरसेक्शन लेते तब भी 1 2 3 ही आता। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये डिफरेंसेस हो गया। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ
टू सेट्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। डिफिनीशन होती है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है, बहुत ज़्यादा यूज होती है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, लेट्स सी हियर। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे डिफाइंड है कि ये जरा लिख लेते हैं। तो द सिमेट्रिक डिफरेंस the symmetric difference of two sets A and B is denoted by A delta B, ऐसे डिनोट किया जाता है। एंड it is defined as just equal to A minus B, ओके, यूनियन B माइनस। तो A डिफरेंस निकलो, A डिफरेंस B ले लो, B डिफरेंस A ले लो, और उसका यूनियन ले लो। ठीक है, तो वो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। इसका मतलब कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स, ठीक है, ए और बी से हमें एलिमेंट्स को निकालना है जो कि ए के वे मेंबर्स लेने हैं जो बी में ना हो, और बी के वे मेंबर्स लेने हैं जो ए में ना हो, और उनका एक कलेक्शन ले लो, तो वो सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। ठीक है ना, इसका मीनिंग यही हुआ कि हमको ए और बी दो सेट्स हैं, अब ए में से वो मेंबर्स निकालने हैं जो बी के अंदर ना हो, ठीक, और बी के अंदर से वो मेंबर्स निकालने हैं जो ए के अंदर ना हो, और उनका हम यूनियन ले लें, उनका पूरा कलेक्शन ले लें, तो वो जो कलेक्शन होता है वो सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको आप याद रखिएगा। बाकी बेसिक चीजें तो आपकी पढ़ी हुई, हो सकता है ये जो टर्म है सिमेट्रिक डिफरेंस नया हो, तो याद रखना आपको, उस फार्मूले को ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि अगर हम ले सेट ले लेते, मान लो सपोज सेट हमने लिया 1 2 3 लिया, ज़्यादा बड़े सेट नहीं लेंगे, और यहाँ पर हमने लिया 2 3 4। ठीक है, तो अब देखिए ए के अंदर कौन सा मेंबर है, 1 है, जो बी में नहीं है। ठीक है, और बी के अंदर कौन सा मेंबर है, 4, जो कि ए के अंदर नहीं है। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 और 4 में। अच्छा, अब देखते हैं कैसे आएगा। अगर हम ए माइनस बी करें तो ए के वही मेंबर्स लेने हैं जो बी के अंदर नहीं है, क्या है, 1। 2 और 3 तो मिल जा रहा है ना। और बी माइनस ए करेंगे तो बी के वही मेंबर जो ए के अंदर नहीं, तो हमारा 2 और 3 तो मिल जा रहा है, 4 आएगा। और इनका क्या लेना है, यूनियन। सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे डिफाइंड है, यूनियन से डिफाइंड है। तो ए इज जस्ट इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है, ऐसे डिफाइंड है। तो यूनियन तुम्हारे पास ये हो जाएगा 1 यूनियन 4, और इनका हमने यूनियन लिया तो क्या आ जाएगा, 1 और 4। तो इस तरीके से हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक डिफिनीशंस हो गई, और बाकी जो बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है, बहुत ही बेसिक डिफिनीशन है, तो हम, हमें लगता है वो आती है आपको। बाकी हमने कोशिश की है सारी डिफिनीशंस को क्लियर करने की, क्योंकि बेसिक चीजें हमें आती होंगी तभी हम आगे जो एडवांस चीजें हैं उनको पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। ये जो लेक्चर्स हैं, तो 1 2 लेक्चर्स जो है आपके, वो रिकॉल करने के लिए है चीजों को, इसीलिए हमने प्रॉपर लिख दिया है ना। एक एक डिफिनीशन को हमने लिखा है, उसको इसीलिए लिखा है कि आप लोग उसको आप लिख लीजिए, अपने एक रजिस्टर बनाइए प्रॉपर, और जो भी हमारे व्यूवर्स, जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, मुझे रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर नोट्स बनाएं। हम हर एक चीज को, एक एक चीज को हम प्रॉपर तरीके से बताएंगे, हर एक डिफिनीशन, हर एक थ्योरम का प्रूफ आपको मिलेगा यहाँ पे। तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा शार्ट में सीखने की कोशिश ना कीजिएगा, समय लगता है रियल एनालिसिस को सीखने में, और समय दीजिएगा, तो बहुत अच्छा आप उसको समझ पाएंगे, जान पाएंगे। ओके, तो आप हम कुछ रिजल्ट्स और थ्योरम्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सेट थ्योरी के ऊपर या ऑपरेशन जो यूनियन है उनके ऊपर बेस्ड है, और उनको
उसको समझते समय उनके हम प्रूफ्स भी लिखें। ठीक है, तो कैसे प्रूफ्स लिखते हैं वो भी आपको आइडिया आने लगेगा आज आज की क्लास में। तो आइए जरा रिजल्ट्स, थ्योरम्स हम बोलते हैं। तो हम फर्स्ट स्टेप है आज हमारा प्रूफ्स लिखने का। तो हम आपको कुछ टेक्निक्स बताते हैं कि प्रूफ्स कैसे लिखा जाता है। एक्चुअली मैथमेटिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं, तो मैथमेटिक्स में हम लोग सबसे पहली चीज जो हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। ठीक है, हम डेफिनेशंस पढ़ा। डेफिनेशंस को हम जोड़ के, तोड़ के, या उनका हम यूज करके हमको रिजल्ट्स बनाते हैं, उनको हम थ्योरम्स कहते हैं। तो डेफिनेशन का तो कोई प्रूफ नहीं होता, उसको हम एज इट इज ऐसे ही ले लिया जाता है, जो भी हमने डिफाइन कर दिया, जो भी हमने कह दिया, या जो मैथमेटिशियन ने कह दिया, उसको हम उसी तरीके से पढ़ते हैं, उसको वैसे ही समझते हैं। फिर हम उन डेफिनेशंस का यूज करके हम कुछ रिजल्ट्स बनाते हैं, है ना, जिनको हम थ्योरम्स कहते हैं। ठीक है, इन थ्योरम्स का हम देते हैं प्रूफ। ठीक, कभी कभी इन थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए हमको एक अनदर रिजल्ट की जरूरत पड़ती है, उसको अलग से प्रूव करते हैं। ठीक है, मान लो एक बड़ा एक थ्योरम है, उसको प्रूव करना है, और उस प्रूफ में हमें कोई टर्मिनोलॉजी या कोई हमारे पास रिजल्ट यूज कर रहे हैं, उस रिजल्ट को फिर से हमें प्रूव करना है। वो रिजल्ट का इंडिविजुअल कोई यूज नहीं है, वो रिजल्ट का यूज यही है कि उस थ्योरम को प्रूव करना है। तो उस केस में हम उस जो रिजल्ट को प्रूव करते हैं उसको लेमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्योरम्स हैं, और थ्योरम्स का हम प्रूफ लिखेंगे। फिर थ्योरम्स के होते हैं एप्लीकेशन। डेफिनेशन या थ्योरम्स के होते हैं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशंस को भी हम सीखते हैं, वो भी हम मैथमेटिक्स में अप्लाई करते हैं, या फिर हम रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में अप्लाई करते हैं। तो दिस इज द पार्ट, जो प्रोसेस होता है मैथमेटिक्स को सीखने का या करने का, वो ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, फोकस करेंगे अच्छे से। फिर हम थ्योरम्स के प्रूफ लिखेंगे प्रॉपर तरीके से एक एक प्रूफ, छोटा से छोटा प्रूफ, बड़ा से बड़ा प्रूफ। ठीक है, तो एक स्किल बिल्ड करना है। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ्स को लिखने के। तो प्रूफ्स में होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब कुछ गिवन डेटा होगा, आपको कोई चीज प्रूव करना होता है, तो कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, उस इंफॉर्मेशन को हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। फिर हाइपोथेसिस का यूज करके हमारे पास कुछ प्रोसेस होता है, प्रोसेस टेक्निक, कुछ खुद बिल्ड करते हैं, कुछ कुछ उस हाइपोथेसिस के साथ आ जाती है, और इस प्रोसेस से जब हम गुजरते हैं तो हमको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से प्रूफ लिखते हैं कि हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है, उसको पहले जानना। फिर उसके बाद हम प्रोसेस को, तो प्रोसेस क्या होता है कि अगर हमारे पास कुछ पहले से प्री डिफाइंड प्रूफ्स हैं, तो उनको हम देखते हैं, समझते हैं कि कैसे वो लिखे गए हैं प्रूफ, है ना, या हम टीचर की मदद से समझते हैं। फिर हम उसको खुद अप्लाई करना सीखते हैं, खुद लिखना शुरू करते हैं। तो हमारे साथ जब आप लोग पढ़िएगा, तो मान लो आपने लेक्चर को रिकॉर्ड आपने पढ़ा, और उसके बाद एक बार पढ़ लिया, नेक्स्ट टाइम जब लिखिएगा तो खुद से लिखिएगा, तभी आपकी स्किल बिल्ड होगी प्रूफ्स को लिखने की किसी चीज। क्योंकि मैथमेटिक्स बिना प्रूफ के नहीं चलती है। कोई चीज अगर आपने कही है तो उसका प्रॉपर सिस्टमेटिक वे होता है, अदरवाइज यू कांट से। ओके, तो आइए जरा, तो सेट थ्योरी से रिलेटेड है कुछ रिजल्ट, उनको हम कर लेते हैं। तो इफ हम तीन सेट ले लेते हैं, एक ए, बी एंड सी। ए नहीं, देन पहला रिजल्ट ये कहता है कि जो इंटरसेक्शन है या फिर यूनियन है, वो कम्यूटेटिव होता है ना, उसे हम कम्यूट कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में उनको हम यूनियन ले सकते हैं, इंटरसेक्शन ले सकते हैं। यू कैन जस्ट से कम्यूटेटिव लॉज। तो फर्स्ट, ए यूनियन बी इज जस्ट इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, यूनियन को लेकर भी है, और दूसरा रिजल्ट इंटरसेक्शन को भी लेकर है, इंटरसेक्शन भी कम्यूट होता है। अच्छा, एक चीज जब हम
किसी चीज को प्रूव कर लेंगे तो हम उसको मान लेंगे अपने लिए कि वो चीज अब ट्रू है, वो है, होता है। ठीक है, तो आइए जरा प्रूफ लिखते हैं। बहुत इजी प्रूफ है बट हम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने वादा किया है आपसे कि हम प्रूफ को लिखेंगे। तो ए यूनियन वी हैव टू प्रूव, तो वी हैव टू प्रूव। आपको ये सब मेंशन करना आना चाहिए जब अगर आप अ, छोटे क्लासेस में हैं या फिर आप कहीं प्रूफ्स लिख रहे हैं एक फॉर्मल वे में, तो आपको बहुत बारीकी से लैंग्वेज को लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो हमें जो प्रूव करना है, दिस इज योर ए यूनियन बी इज जस्ट इक्वल टू बी यूनियन ए। अच्छा, एक चीज ध्यान रखें। सबसे पहले तो हमको जो ये लिखा हुआ है इसमें हमने सेट्स को लिखा है ए एंड बी। हालांकि यहाँ पर ऊपर लिखा गया है बट अगर आपसे लिखा जाए कि प्रूव दैट ए यूनियन बी जस्ट इक्वल टू बी यूनियन सी, तो यू विल हैव टू मेंशन कि हमारे पास ए और बी है क्या, है ना। तो हमें क्या लिखना होगा, अगर हम इससे पहले की लाइन में यहाँ पर लिखें, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, है ना, हमने दो सेट्स ले। ठीक है, ओके। अब हमको ये प्रूव करना है। तो जब हम ए सेट भी तो है, ए यूनियन बी भी एक सेट है, बी यूनियन ए भी एक सेट है ना। तो अगर दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना हो, अगर हम कहें कि एक्स इज सेट इज जस्ट इक्वल टू वाई, तो इसको प्रूव करने का तरीका ये होता है कि जो एक्स होता है दिस शुड बी मेंबर ऑफ वाई, मतलब दिस इज द सबसेट ऑफ वाई एंड दिस वाई इज द सबसेट ऑफ एक्स। अगर हम इतना प्रूव कर दे, ये इम्प्लाई और इम्प्लाइज वाई होता है, दिस एंड दिस। ठीक, अगर x इक्वल टू वाई है तो इसका मतलब x इज सबसेट है y का या y सबसेट है x का। अगर x हम दिखा ले जाते हैं कि x इज सबसेट है y का और y भी सबसेट है x का, तो ये दोनों इक्वलिटी में आ जाते हैं, वो इक्वल सेट्स होते हैं। तो हमारे पास अगर ये चीज प्रूव करना है तो हमको ये दिखाना होगा कि a यूनियन b का कोई भी मेंबर वो b यूनियन a के अंदर है, और b यूनियन a का कोई भी मेंबर वो a यूनियन b के अंदर है। ठीक है, तो आइए जरा, तो हम लेट करते हैं। लेट एक मेंबर मान लिया x belongs to A union B, any set, any element, है ना? कोई भी एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है किससे, ए यूनियन बी के अंदर। अच्छा, यहाँ से क्या इंप्लाई होगा, अगर यूनियन में है तो दोनों में से किसी एक के अंदर तो है ही, है ना। तो यू कैन जस्ट से हियर एक्स इज बिलोंग्स टू ए और एक्स इज बिलोंग्स टू बी, से ब्रेक हो जाएगा। अभी तो हमने डिफिनीशन, बाय डिफिनीशन ऑफ यूनियन, यू कैन से हियर बाय डिफिनीशन ऑफ यूनियन। ठीक, तो एक्स ए में भी है, एक्स बी के अंदर भी है। ठीक है, अच्छा, अगर हम क्या हम यहाँ से ये नहीं लिख सकते कि जो एक्स है दिस इज बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, बिकॉज जब हम ये कह रहे हैं कि किसी भी एक के अंदर है, तो हम अगर उसके इनका ऑर्डर चेंज कर दे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर इसको हम एक लाइन में ऐसे भी लिख दे, इसको पहले लिख दे, क्या फर्क पड़ता है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स बिलोंग टू, ऐसे लिख दिया। अब इसके यूनियन में हमने लिख दिया, अगर हमें यूनियन में लिख दिया। अच्छा, ये डिफिनीशंस को हमें पता है इसलिए हम लिख पाए, वरना नहीं लिख पाते। अब ये इसके अंदर हमने हमने किया क्या कि हम एक एलिमेंट लेके चले, जो कि एलिमेंट कहाँ था, एलिमेंट था यूनियन ए यूनियन बी के अंदर, और उसको हमने दिखा दिया कि वो बी यूनियन ए के अंदर भी है। तो यू कैन से दिस इम्प्लाइज this A union B is the subset of B union A। ये तो पहला आपका सब प्रूव हो गया है ना। ये जो X यूनियन ये X इज द सबसेट ऑफ Y हमें दिखाना था, तो तो दिखा दिया। नाउ अब हम रिवर्स में देखते हैं। नाउ लेट Y कोई मेंबर है जो कि हमारे पास B यूनियन ए के अंदर है ना, बी यूनियन में, तो इससे भी वही बात आएगी कि y इज बिलोंग्स टू बी और y इज बिलोंग्स टू ए। अच्छा, ऐसा है,
तो इसको पलट के भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे लिख दे वाई बिलोंग्स टू ए, बात तो एक ही है, वाई बिलोंग्स टू, ओके। इसका मतलब वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और ये इम्प्लाई करेगा दिस, ये तुम्हारे पास इम्प्लाई करेगा कि जो, अब देखिए एलिमेंट हम कहाँ का लेके चले थे, अगर हमें किसी को सबसेट दिखाना होता है तो हमें उसके हर एक मेंबर को किसी दूसरे में दिखा देना होता है। तो इसका मतलब है बी यूनियन ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ये ठीक है। तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू हम देख सकते हैं कि ए, ये एक्स है, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई, और दिस इज योर वाई, दिस इज योर एक्स, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम वन एंड टू यू कैन से एक्स इज इक्वल टू वाई, या यू कैन से ए यूनियन बी इज जस्ट इक्वल टू बी यूनियन। तो इसका मतलब ये है कि अब सेट के लिए हम कंफर्म हो गए, डैम श्योर हो गए कि जो यूनियन कभी भी आएगा तो कम्यूट करता है, तो हम किसी भी ऑर्डर में दो सेट का यूनियन ले सकते हैं। हम बहुत रिलैक्स हो गए इस चीज को कि कम्यूटेटिव है कि नहीं, है ना, ये चीजों को हमें देखना पड़ेगा, ओके। आइए जरा इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं। तो प्रूफ ऑफ द सेकेंड, इसमें भी आप मान के चलेंगे, तो लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, तो हमने सेट्स ले लिए ए और बी। What we have to prove, you can just say we have to prove A intersection B is just equal to B intersection, ठीक है। तो लेट करते हैं एक एलिमेंट किसके अंदर, वही बात, अगर हमें x को सबसेट दिखाना है y का, तो हमें क्या दिखाना होगा कि x एक मेंबर है जो कैपिटल x के अंदर है, वो इम्प्लाई करता है वो किसका मेंबर है, y का भी, मतलब हर एक मेंबर x का किसके अंदर है, y के अंदर, तो इसका मतलब x क्या हुआ, सबसेट हुआ, ठीक। तो उसी तरीके से x इज बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन बी लिए, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू a एंड आएगा, एंड x बिलोंग्स टू b बाय द डेफिनेशन ऑफ, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ से हम देखेंगे ऐसा एंड लगा, तो यू कैन आल्सो राइट लाइक दिस एंड, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, वैसे ये ऑब्वियस प्रूफ्स है, मतलब इनको यहाँ मेंशन या लिखने की जरूरत नहीं है, बट हम लोग लिख ले क्योंकि हमें प्रूफ करना है। तो ऐसे ही, मतलब और रिजल्ट हम लिख देंगे, ऐसे ही आपको प्रूफ्स करने होंगे, ठीक है। एक तो एक बेसिक चीजें हमने फंडामेंटल दे दिया ऐसे प्रूफ लिखने की। तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू, यहाँ पर b, तो यहाँ पर लिख सकते हो b इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ से क्या मिला कि जो a हमने एलिमेंट लेके चले थे कहाँ का, a इंटरसेक्शन b का, और दिखा दिए b इंटरसेक्शन ए के अंदर, तो a इंटरसेक्शन b इज द सबसेट ऑफ b इंटरसेक्शन a, ओके। फिर हमारे पास ये तो फिर इसी तरीके से नाउ y ले लिया हमने किसमें, b इंटरसेक्शन ए के अंदर, तो वही प्रोसेस सेम, y बिलोंग्स टू b एंड दिस y विल बी बिलोंग्स टू a, और यहाँ से हम बदल देते हैं y belongs to a and this y belongs to b, this implies this is y belongs to a intersection b, and this implies this is b intersection a is subset of a intersection b, this is equation number क्लियर। और इन दोनों का जब हमने लिख लिया प्रूफ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस implies this is your from 1 and 2, you can say from 1 and 2, let's say this is a intersection b, a intersection b is just equal to b intersection b। इसका मतलब ये है कि अब कंफर्म हो गए हम इंटरसेक्शन के लिए कि जो इंटरसेक्शन है वो भी हमारा कैसा होता है, दैट इज योर कम्यूटेटिव, है ना, इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव होता है और यूनियन भी कम्यूटेटिव होता है। तो हमने जब एक बार प्रूव कर लिया तो हम डैम श्योर हो गए इस चीज़ों को लेकर, ठीक है। और भी कुछ सिंपल सिंपल से प्रूफ्स है, उनको भी हम लिखेंगे,
लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे, नहीं तो ये लेक्चर आपका लेंदी हो जाएगा। और हम ऐसे ही चीज़ों को सीखेंगे प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से, मतलब आप कह सकते हो कि रियल एनालिसिस की जो 3 किताबों का आपको निचोड़ मिलेगा। और बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि मैथमेटिक्स को एक बार सीख लिया तब हम बहुत अच्छा फील करते हैं। एक तो पहले एक तरीके से प्रॉपर तरीके से जो भी स्टूडेंट्स, जो भी एस्पिरेंट्स जैसे SIR नेट का जो तैयारी कर रहे हैं, कोई भी जो भी लेक्चर्स को हमारी फॉलो कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर नोट्स के साथ आप काम करिए। और हम कोशिश करेंगे कोई चीज़ मिस ना हो, हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, और ताकि एक बिल्ड हो, मैथमेटिक्स बिल्ड हो। बाकी एग्जाम्स तो करना ही है लोगों को। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप लोग और भी जो है शेयर कर दीजिए लोगों को, जितना भी लोगों तक पहुंच सकते हैं शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि हमारे जो लेक्चर्स आते रहेंगे वो आपको पहुंचते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और आप लोग जो है लाइक तो बनता है ना, तो लाइक कर दीजिए। और अगर कुछ पूछना हो, कोई चीज़ डाउट आपको नज़र आए लेक्चर के अंदर, तो आप कमेंट में कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।